नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले की, पीडीए के फार्मूले, जिस पर आज समाजवादी पार्टी में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। तमाम प्रकोष्ठ उसमें शामिल थे समाजवादी पार्टी की इस बैठक। और इस बैठक में यह तय किया गया कि संविधान की रक्षा के लिए पीडीए को आगे बढ़ाना जरूरी है। दरअसल सीबीआई की तरफ से खनन के मामले में एक नोटिस सर्व हुआ अखिलेश यादव को, और उसके बाद उस पर भी उनका एक रिएक्शन आया और साथ ही आज एक बैठक भी बुलाई गई। ये कहा गया कि तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही हैं और देश में जो हालात है उससे निपटने के लिए पीडीए को आगे आना होगा। यानी इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, इन तीनों ही जातियों को एक साथ आगे आना चाहिए। पीडीए का जिक्र मैंने देखा कि राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा में बराबर करते रहे हैं। वो बार बार छोटी छोटी सभाओं में लोगों से पूछते रहे कि बताइए कि कहाँ है 73% की आबादी, कहाँ है उनका प्रतिनिधित्व। तमाम वो इंस्टीट्यूशंस के नाम गिनाते हैं, मीडिया हाउसेस के नाम गिनाते हैं, बड़े जो संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो मालिकान हैं, वो या यूं कहे कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम गिनाते हुए पूछते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं कि आखिर पिछड़े पिछड़े या दलितों का, आदिवासियों का इसमें कहां हिस्सा है। तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी कांग्रेस के लिहाज से, और पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के हिसाब से। तो यानी इस बार एनडीए को पीछे करने के लिए पीडीए का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि ये पीडीए का फार्मूला कितना कामयाब होगा, क्योंकि अगर इसका हम विभाजन करें तो पिछड़ों की एक बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 के बाद से लगातार खड़ी नजर आती है, और यही सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी की। और यही वजह भी है कि बार बार तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्ष बीजेपी को नहीं रोक पा रहा है। दूसरा इसका हिस्सा है दलित, डी का दलित। दलित, गैर जाटो दलित का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है 2014 के बाद से, और यही वजह है कि मायावती से जब ये वोट बैंक छिटका तो शून्य तक आ गई। ये अलग बात है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ मिलने के बाद या उनके सहारे 0 से 10 तक पहुंची, लेकिन इस बार भी उनकी नाव हिचकोले खा रही है। तीसरा जो है ए यानी आदिवासी, या अखिलेश यादव की नजर में उसको हम अल्पसंख्यक मान सकते हैं या फिर उसको अगला मान सकते हैं। तो ये समीकरण कहां तक फिट बैठेंगे? क्या पीडीए बनाम एनडीए का नारा दे देने भर से या कोई तुकबंदी बना देने भर से क्या आम मतदाताओं को मोटिवेट किया जा सकता है, या फिर वास्तव में ये पीडीए का जो नारा लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रहा है, ये वास्तव में प्रभावी साबित हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो सियासत के सारे समीकरण ही पलट जाएंगे। तो चलिए पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। तो चलिए, आपने सुना अखिलेश यादव को। समुद्र मंथन के बाद संविधान मंथन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि सीबीआई की नोटिस मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम सियासी दलों के जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सुशील पासी जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमने अनुपम मिश्रा जी को याद किया है, तो वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया कि आप चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शुरुआत अशोक यादव जी से करते हैं। अशोक जी, समुद्र मंथन के बाद संविधान मंथन, और संविधान मंथन से जो निकलेगा
जैसे समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और विष भी निकला। संविधान मंथन से क्या निकलने वाला है और किसके हिस्से में क्या आएगा, क्योंकि अभी तो भोलेनाथ की भूमिका में कोई है नहीं कि पूरा विष पी जाए, तो सबको ही अमृत चाहिए, इसके खाते में जाएगा। देखिए मानस जी, आपको याद होगा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी बात। हाँ, मानस जी आपको याद होगा 20 मई 2014 का वो दिन जब माननीय मोदी जी पहली बार संसद भवन के सामने दंडवत हुए थे। देश को बड़ी उम्मीदें थी कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलने जा रहा है जो संसद और लोकतंत्र के मंदिर के सामने दंडवत हो रहा है। लेकिन आज जब 10 साल बीत रहा है, तब लोगों को यह पता चला कि वो जो व्यक्ति संसद के सामने दंडवत हो रहा था, वो लोकतंत्र के मंदिर के सामने दंडवत उसका सिंबॉलिक एक दिखावा था, वो एक छद्म था, एक नाटक था। वास्तव में यह व्यक्ति लोकतंत्र का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसकी एक नहीं, कम से कम 5 ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो इस चीज को साबित करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो 2 मार्च 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए जो चुनाव आयुक्त हैं और जो 2 सहायक चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्तियां अनबायस्ड वे में होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी का या सरकार का या कोई भी सत्ताधारी दल का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ अपने पॉकेट का आदमी वहां सेट करने के लिए, अपनी मनमानी करवाने के लिए उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देती है और उस माननीय सीजेआई की जगह पर वो कैबिनेट मिनिस्टर का नाम डाल देती है। क्योंकि 3 लोग सिलेक्शन पैनल में थे, सबको पता होगा, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। तो इसके बाद देखिए, लोकतंत्र और तानाशाही में बहुत ज्यादा एक बारीक लाइन होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये मतलब नहीं कि सिर्फ चुनाव होने से लोकतंत्र हो जाए। चुनाव तो रसिया में भी होते हैं, तो क्या वहां लोकतंत्र है? चुनाव फेयर एंड फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ये लोकतंत्र का मतलब है। लेकिन ये सरकार की हर मंशा रहती है, चाहे चंडीगढ़ की बात आप देख लीजिए। तो ये सारी चीजें सरकार यही चाहती है, खासतौर से मोदी सरकार, कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को न होने दें। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें माननीय मोदी जी के ऊपर 7 उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, जो चुनाव का जो वायलेशन करने के लिए, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने के लिए, जिसमें उनमें 7 में क्लीन चिट मिल गई थी। और उसमें 5 कंप्लेंट में मानस जी, 5 कंप्लेंट में एक अशोक लवासा जैसे एक चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने उस क्लीन चिट का विरोध किया था। लेकिन क्या हुआ, आपको याद होगा कि उस अधिकारी के घर पे ईडी, सीबीआई और क्या क्या छापेमारी की गई। अच्छा, आपको दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे दूं, अरुण गोयल जैसा एक चुनाव अधिकारी जिसको इम्प्लांट किया गया चुनाव आयोग में, 24 घंटे के अंदर उनको एक विभाग से रिजाइन करवाया गया, सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो इस सरकार की मंशा यही है कि इस देश से लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव तक सीमित कर दिया जाए, लोगों को लगे कि हाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव का परिणाम खुद मोदी सरकार डिसाइड करना चाहती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस देश में संविधान मंथन होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको एक चीज छोटा सा और मैं दे दूं, जो मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह नतमस्तक तो नहीं कभी हुए, दंडवत भी नहीं हुए, लेकिन वो सम्मान करते थे लोकतंत्र का। और उनकी सरकार में आपको याद होगा कि जो बिल थी, जो भी नियम कानून पारित होते थे, 76% बिल्स जो है सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाते थे। लेकिन इस जो व्यक्ति जो लोकतंत्र के सामने दंडवत किया, इनमें 12% संख्या है, 12% बिल जो है सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाते हैं। तीसरा चीज आपको याद होगा, ये जो 3 कृषि के काले कानून थे, उन काले कानूनों को बिना वोटिंग के पारित करवा दिया गया। तो अच्छा, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, सबसे ज्यादा इतिहास में ये सरकार ऑर्डिनेंस लाई है। तो पार्लियामेंट की जो आवश्यकता है, जो उसकी जिसके लिए पार्लियामेंट बनाया गया है, उसकी उन्होंने निष्प्रयोज्य करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए ये मोदी सरकार सबसे बड़ी लोकतंत्र की दुश्मन है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि संविधान मंथन होना चाहिए। जी, तो अशोक पांडे जी, आपने सुना कि इस देश में अब संविधान मंथन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो आरोप है वो सीधे तौर पर है कि लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का रह गया है, विपक्ष सिर्फ नाम भर का बचा है, ताकि ये एहसास होता रहे कि हाँ इस देश में लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष के बगैर उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे।
बाकी सबको तो आपने समाहित कर ही लिया तमाम दलों में तोड़-फोड़ करके। देखिए, कौन रहा है अखिलेश यादव जी, जिसके पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वह सीधा परिवारवाद है। और आप मुलायम सिंह जी आए तो फिर ये गाने लगे अखिलेश आएंगे आएंगे, पार्टी को सजाएंगे, अंगना सजाएंगे। अखिलेश जी आ गए सीधे सत्ता हस्तांतरण। श्री गोपाल, राम गोपाल, चंद्रपाल, धर्मेंद्र, डिम्पल, ये इनका आंतरिक लोकतंत्र है इस पार्टी में। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी ओम प्रकाश सिंह, राम गोविंद चौधरी नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। और तो इन्होंने समझौता किससे किया है? इस पार्टी में, इस मुल्क में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, इमरजेंसी लगाई। मुलायम सिंह से लेके लालू प्रसाद यादव तक जेल गए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेल गए, जहाँ के ये लोग पैदाइश है। ये लोग जेल से निकलते हैं 2.5 साल बाद, 20-20 हजार रुपया पेंशन भी लेते हैं लोकतंत्र सेनानी का, और कांग्रेस का भी समर्थन करते हैं। बड़े लोकतंत्र के हितैषी हैं। समुद्र मंथन में राक्षस और देवता अलग अलग थे, और कौन राक्षस है देश प्रदेश जानता है। जिन लोगों ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया, वो दानव लोग हैं। जिस तरह से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, वकीलों को खड़ा किया गया राम मंदिर के, तो कौन देवता है कौन दानव है, ये अलग बात है। चुनाव आ गया तो राहु केतु धीरे से आके देश बदल के ये भी स्वाद चाहते हैं पीना, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका गला काटा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राहु केतु बन के होंगे। ये दानव लोग हैं, मानव नहीं है। देवता अगर है तो भारतीय जनता पार्टी। भाई बहुत ऐसा विश्लेषण किया आपने कि राहु केतु बता दिया। वो आपको कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के राहु केतु, आप उनको राहु केतु बता रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ सीधे ऊपर से आएंगे अखिलेश, आएंगे आएंगे अंगना सजाएंगे। ये लोग हैं, ये लोग एक परिवार के हितैषी लोग हैं। मेरे पार्टी के भाग बदल जाएंगे, डिम्पल आएंगी आएंगी अंगना सजाएंगे। कहाँ बात करते हैं? पारिवारिक लोग हैं, ये लोहियावादी भी नहीं है। लोहिया ने कहा था मानो जी पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं पूरा समाज ही, पूरा परिवार ही हमारा समाज है। कहाँ लोहिया कहते थे हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए। बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेरशाह सूरी, रजिया, रस खान हमारे पुरखे थे। ये कहते हैं बाबर हमारे पुरखे थे। वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये लोहिया वाले नहीं है। लोहिया कहते थे मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है, इन्हें रामे से नफरत है, राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे और भगवाने को गाली देंगे। ये कहीं समाजवादी नहीं है, लोहियावादी नहीं है, ये सैफईवादी है, परिवारवादी है। चलिए सुशील पासी जी के पास चलते। सुशील जी, राहु केतु तो बता ही दिया, अब ये तय करना पड़ेगा कि कौन राहु कौन केतु। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया पांडे जी ने। दूसरा ये कि जो संविधान मंथन की जरूरत को बताया जा रहा है, तो इस बात में भी देखिए कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये आरोप तो लगते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रोधा है। कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते रहे कि एक ही परिवार का वहां पर वर्चस्व रहता है। और अगर आपको याद होगा तो 2014 से लेकर के अभी तक कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती रही, उसमें परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। और कमोवेश यही हमले समाजवादी पार्टी पर भी होते रहे हैं। तो सवाल तो आपकी तरफ भी खड़े होते हैं कि लोकतंत्र है कहां? अगर आप देश के लोकतंत्र की बात करते तो उससे पहले पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र होना चाहिए। एक्चुअली ये जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं ये नहीं समझ पा रहा था ये 2024 वाला चुनाव लड़ेंगे कि ये 2014 वाला लड़ेंगे। ये पुरानी कैसेट हो गई भाई, ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये कैसेट सुनते सुनते आपको 10 साल मौका मिला, कम नहीं मौका मिला। अब इन 10 साल में जब आप कहते हैं ना कि परिवारवाद,
तो लोग कहते हैं ये भाई पंकज सिंह कौन है, ये अनुराग ठाकुर कौन है। आप हस्तांतरण की बात, पूरी बात आप सुनिए पाणे जी, आप वरिष्ठ हैं, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला, कम से कम जब विपक्ष बोले तो उसको सुनिए। आप ना विपक्ष को सुनेंगे, ना जनता की सुनेंगे, ना किसान की सुनेंगे, ना नौजवान की सुनेंगे, पेपर लीक कराएंगे। अरे भाई सुनिए, सुनने की मानता रखिए, क्योंकि आपने 10 साल किसी को नहीं सुना। अपने हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री आपने बनाया जिसने पीएम केयर फंड बना डाला। हम लोग सोच रहे थे शायद कोई सरकारी ट्रस्ट है, अरे व्यक्तिगत कोई ट्रस्ट बनाता है प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। हजारों करोड़ रुपया इस देश के लोगों से डरा के धमका के आपने ले लिया और इस देश को बताया भी नहीं। तो आप संविधान और लोकतंत्र की बात ना करें, अच्छा नहीं लगता। अब 10 साल सरकार चला चुके हैं, आपको अब ये बताना चाहिए कि भाई आपने इस देश के नौजवानों के लिए क्या कानून बनाए। आपको जिस विद्यालय में आप पढ़े होंगे पाणे जी, सन 47 से और सन 47 के बाद अगर कोई अंतर है तो वो केवल है संविधान और लोक जनता को अधिकार देने के लिए जो संविधान बना, वरना इस देश में पहले भी राजा महाराजा रहे हैं। और अगर आज इस देश में अंतर है तो केवल जनता के अधिकार, और आपने क्या किया, जनता के अधिकारों का हनन ही नहीं किया, संविधान का हनन कर दिया। आपका जब नोटबंदी करते हैं तो आप कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाते, आपका प्रधानमंत्री सीधे मीडिया में आता, पूरे विश्व में आपने शर्मसार कर दिया। आप विदेश मंत्री को कोई काम नहीं देते, आप पूरे विश्व में विदेश मंत्री का, तो प्रधानमंत्री आपने चयन किया, ये आपकी संसदीय व्यवस्था थी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि 543 सांसद मिलकर इस देश की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री चयन का नंबर आता है। आप क्या बोल रहे हैं 400 पर? ये मजाक उड़ा रहे हैं क्या? चुनाव हुआ नहीं, अधिसूचना जारी नहीं हुई, आपका प्रधानमंत्री कहता 400 पर। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है चुनाव आयुक्त के चयन की विपक्ष को शामिल करिए, तो आप संसद में कानून लेकर चले आए। तो 5 साल में आप एमएसपी के लिए कानून ना बनाते, क्या इस देश में संसद में आप बहस भी नहीं करा सकते? आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुला सकते? आप मजाक उड़ा रहे हैं। और आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझती नहीं है। तो पाणे जी, घोसी का चुनाव हुआ और तभी से आप बौखला गए, और तभी से आपको लगता है किसके यहां सीबीआई भेज दें, किसके यहां ईडी भेज दें, कौन किधर ले आवे। ये सब पब्लिक सब जानती है। आपको बहुत अच्छा अवसर मिला था, आप चाहते तो ये जो पुराना कैसेट था ना कि परिवारवाद परिवारवाद, और एक सवाल जो हमारे मानस भाई ने कहा, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं बताना नहीं आपको कहना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं हुई थी। और संसदीय इतिहास में मोरारजी देसाई और इंदिरा जी के बीच में चुनाव होता है और उसके बाद संसदीय दल की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी बनती है। वो परिवारवाद नहीं था। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इस देश में कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव के बाद इस देश में, और सुनिए सुनिए, सुनने की मान्यता रखिए, और मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और अभी हमारे यहाँ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हुए हैं, उनको देश के पीसीसी एआईसीसी के लोगों ने चयन करके भेजा है। और आपके यहाँ नड्डा कब चयन हो जाए, कब विस्तार हो जाए, संघ परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आप इस देश का कोई प्रधानमंत्री और भाजपा का अध्यक्ष बना सकते हैं? मैं पूछता हूं, अगर आप इस देश में लोकतंत्र के प्रहरी हैं तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और महिलाओं को आप संघ का प्रमुख बना सकते हैं क्या? आप संघ के मोहन भागवत को कहां से लाते हैं? किस चैन से कैसे लाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के लोगों को लोकतंत्र न सिखाएं, संविधान न सिखाएं। अशोक जी जो लोग इस देश में लोकतंत्र की हत्या करते हैं, आपातकाल लगाते हैं, वो जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा। बड़ी हंसी आती है। वही लोग हैं जब सुप्रीम कोर्ट कहता है साहबानों के प्रकरण में
तो सब कुछ साहबानों का के सुप्रीम कोर्ट का कहना ये लोग नहीं मानते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सीताराम केसरी होते हैं तो उनके दफ्तर में जूतों मार के लोग भगाने का काम करते हैं। वारे लोकतंत्र, सीताराम केसरी जो पायल जी ये 24 का इलेक्शन है, ये कैसेट आप बजा चुके हैं। ये 2014 तक आप ये कैसेट बजाए, उसके लिए देश की जनता ने आपको मौका दिया। अब आपको ये बताना चाहिए कि काला धन की सूची, अरे भाई दूसरे को सुनिए। फाउंडेशन के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं, नेशनल हेराल्ड के नाम पर घोटाला करने का काम करते हैं। रायबरेली तो जेल क्यों नहीं देते? आप चुनाव में मीडिया में सीधा ईडी को क्यों दिखाते हैं? आपने 10 साल किया क्या? आप 10 साल का चूरन बेच रहे थे क्या? आप 10 साल कर क्या रहे थे? जब साहबानों का प्रकरण आता है तो राहुल गांधी, राजीव गांधी ने उस सुप्रीम कोर्ट का सुनने की मादा नहीं है आपके अंदर, सुनने की मादा नहीं है। कांग्रेस को सुनने के लिए कलेजा चाहिए। ये 56 इंच का कहने वाले लोग, सुनिए आपने राजीव गांधी जी पर फर्जी नैरेटिव बना करके आपने लालू प्रसाद यादव या तो आप ही बोल लीजिए या तो मैं ही बोलूं। बंद करने का काम किया था। अनुपम मिश्रा जी, जो आज बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, जिसमें पीडीए के फार्मूले के सहारे कहा जा रहा है कि संविधान का मंथन करने की जरूरत है, आपको लगता है कि इस देश में वास्तव में संविधान के मंथन की जरूरत है? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि जो आम जनमानस है, आम मतदाता, क्या उसके मन में कोई नैरेटिव सेट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ? हाँ मानस भाई, देखें अभी इतनी देर से बात हो रही है, कोई बोल रहा है, कोई सुनने को नहीं तैयार है। एक अशोक जी को छोड़ के एकदम भाजपा के और कांग्रेस के प्रवक्ता भिड़े में आपस में। 2 मिनट हमारी बात सुन लें। और बहुत स्पष्ट एकदम तथ्यात्मक बात, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसमें वो हो कि सही है या गलत है, तथ्यों का कुछ रख रहा हूं। जहां तक मंथन का सवाल है संविधान का, तो 77 साल में जो संविधान 100 से ज्यादा बार बदला जा चुका है, वो कोई गीता कुरान थोड़ी ना है। पिछला बदला गया है, आगे भी बदल दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। संविधान ही तो है, इंसानों ने बनाया है, अभी बदला गया है, आगे बदल जाएगा। तो इतनी मतलब आप अमेरिका में सोचिए कि वो 400 साल में 27 बार उन्होंने अपना संविधान बदला, आपने 70 साल में 100 बार बदल डाला। तो कुछ होगी खामियां आपके संविधान में। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीबीआई और ईडी की रेड करवाने की बात है, इसमें तो मेरे ख्याल से कि अंधा गूंगा बहरा होगा तो वो भी बता देगा कि साहब विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। और एक अखिलेश यादव को छोड़कर कोई नहीं, किसी को नहीं बख्शा। हिंदुस्तान में एक भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं बचा जिसको इन्होंने बख्शा। वो अखिलेश यादव इकलौते नेता है जिनके खिलाफ जो आय से अधिक का मुकदमा कांग्रेस सरकार में दर्ज हुआ था, मनमोहन सिंह सरकार में, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके वो मुकदमा वापस ले लिया। बल्कि मुझे याद है अखिलेश यादव ने बीच में ट्वीट किया था कि सरकार जिनसे डरती है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। तो मैंने उस पर लिखा भी था कि चले एक बात तो तय हो गई, सरकार आपसे नहीं डरती। आज भी आप देखें सीबीआई का जो एक उनका समन आया है, वो उसमें वो कहीं दोषी नहीं है। वो एक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की एक जांच दर्ज की थी खनन घोटाले में। बी चंद्रकला वाला मामला है ये, हाँ, गायत्री प्रजापति वाला मामला। उसमें अखिलेश यादव चूंकि उस समय मुख्यमंत्री होने के साथ ही खनन विभाग के मंत्री थे, तो उनकी सिर्फ गवाही के लिए उनको बुलाया। उस पे उन्होंने कहा हम पर्सनली नहीं जाएंगे। पहले कि अखिलेश का आदत है वो स्टैंड बदलते, पहले उन्होंने कहा हम पर्सनली नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं करेंगे, लिखित में जवाब देंगे। तो चलिए खैर, वो अपना अखिलेश यादव की अपनी सोच है, उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक बात जो संविधान की और संविधान बचाओ, देखिए अखिलेश अभी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा एम वाई समीकरण क्या है, मुस्लिम यादव। उन्होंने कहा एम से महिला, वाई से यूथ, उन्होंने उसको बदल दिया। पीडीए में वो ए से अल्पसंख्यक से बात शुरू हुई, उन्होंने अल्पसंख्यक छोड़ दिया। ए से उन्होंने आधी आबादी बताई, अगड़ा बताया, आदिवासी बताया, आम आदमी बताया, अल्पसंख्यक छोड़ दिया। ए से अखिलेश के अलावा कुछ नहीं निकला। तो लेकिन 1, 2, 3 चीजें जो मुझे एक अखरती, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि साहब हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने
खुल के एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, परंतु ये एजेंसियां पहली बार दुरुपयोग नहीं हो रही है। सीबीआई को पिंजड़े का तोता मनमोहन सिंह की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजड़े के तोते की तरह, मनमोहन सरकार, कांग्रेस सरकार उसको पिंजड़े के तोते की तरह बुलवा रही है और इस्तेमाल कर रही है। तो ये कोई पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं होगा, ये तो हो रहा है तो होता ही रहेगा। लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी बात है कि साहब संविधान का मंथन करेंगे, संविधान बचाएंगे, एक बात है जो मुझको एक पत्रकार के तौर पे उद्वेलित करती हैं। मैं यही प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद था, मैंने बैठ के इलाहाबाद हाईकोर्ट पे समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल देखा, दैनिक जागरण पे समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल देखा, हाई कोर्ट में मैं वहां मौजूद था जब हल्ला बोल हुआ था, जजेस पे हमला हुआ था, वकीलों ने बचाया था, हाथ पैर लोगों के टूट गए थे। हैं, मैं विधानसभा में 2 बार मारपीट हुई समाजवादी पार्टी की, दोनों बार मैं विधानसभा में मौजूद था। संसद में आप जाते हैं और मंत्री के हाथ से बिल खींच के फाड़ देते हैं। ये कौन सा संविधान बच रहा था साहब? गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती समेत 68 एमएलए को आप किडनैप करने आते हैं, कौन सा संविधान बच रहा था? अभी यहाँ पे सपा के विधायक टूट गए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक टूट गए तो संविधान खतरे में आ गया, कर्नाटक में भाजपा विधायक टूट गए तो संविधान और मजबूत हो गया। तो अब मतलब आप इसको देखें ना, मैं यहीं बैठा हूं, संविधान को बनते बिगड़ते देख रहा हूं। अभी पिछली सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, यहाँ पे एक आदमी को आपने माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा दोनों का डायरेक्टर बना दिया, इतिहास में पहली बार। हाई कोर्ट 1 साल तक कहती रही कि एक आदमी दोनों जगह डायरेक्टर नहीं हो सकता। वासुदेव यादव जब तक रिटायर नहीं हो गए, वासुदेव यादव, सरकार ने हटाया नहीं। लोकायुक्त आपने ऐसा अपॉइंट किया कि चीफ जस्टिस से आपकी बढ़त हो गई। आप कौन सा लोकायुक्त लेके आ रहे हैं? हम तैयार नहीं है। लोहिया के नाम पे आप राजनीति करते। लोहिया रामायण मेला कराते थे, आप रामायण को गाली दे रहे हो। और लोहिया रामायण मेला की शुरुआत लोहिया ने की थी। लोहिया ने अपने नाम एक प्रॉपर्टी नहीं बनाई, आपके नाम हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। जनेश्वर मिश्रा पार्क बना रहे हो आप। जनेश्वर मिश्रा, जहां मैं बैठा हूं वहां से 1 किलोमीटर दूर उनका टूटा फूटा किराए का मकान है, चल के देख लीजिए। जनेश्वर मिश्रा का, लोहिया का नाम ले रहे हो और हजारों करोड़ की आप प्रॉपर्टी बना रहे हो। अंबेडकर के नाम पे बात कर रहे हो, भीमनगर का नाम बदल के संभल कर दिया आपने। 9 शहरों के नाम आपने दलित जो एक पर्सनालिटीज थे, 9 शहरों के नाम बदल दिए और आप डी से दलित बता रहे हो। आज खबर आई है, सरकार, आज पूरा डेटा रिलीज हुआ है, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने संसद में मुंह ही नहीं खोला। सोनिया गांधी, इस वक्त वर्तमान संसद की बात हो रही है, सोनिया गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 2022 तक संसद में रहे, 19 से 22। अखिलेश यादव का तीसरा टर्म था। अखिलेश यादव 12-13 साल संसद में रहे, 12-13 साल, और 12-13 साल में उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा। ये संविधान बच रहा है। संसद में आप जा रहे हैं, 12-13 साल मुंह बंद करके बैठे, इससे आप संविधान बचा रहे हैं। और मैं कांग्रेस की बात भी कर रहा हूं, 107 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया। सबसे पहले नेहरू जी ने लगाया, 1962, 63, 65, 59 कब की बात है, 60 के दशक में उन्होंने आपने कम्युनिस्टों की सरकार केरल में बर्खास्त कर दी। 50 से ज्यादा बार इंदिरा गांधी ने चुनी हुई बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया। उत्तर प्रदेश में 1992 में बाबरी मस्जिद गिरती है, आप उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान की सरकार ही बर्खास्त कर देते हैं। ये कौन सा सरकार है भाई? आप कौन सा संविधान है? आप इमरजेंसी लगा देते हैं, कौन सा संविधान है भाई? आप इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे थे, नवीन चावला को आपने इलेक्शन कमिश्नर बनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उस समय मौजूद था, उसने लिख के दिया कि नवीन चावला नहीं हो सकते, कि कांग्रेस से नजदीकी बहुत ज्यादा है। नेशनल हेराल्ड केस की बात हो रही थी, नेशनल हेराल्ड केस में आप दिल्ली हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और दोनों जगह ऑर्डर क्या हुआ कि नहीं साहब, आपके खिलाफ वारंट नहीं रोका जा सकता, आपकी गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं रोका जा सकता, मामले में पर्याप्त सबूत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, गिरफ्तारी दीजिए, जमानत लीजिए और मुकदमा चलने दीजिए। दोनों लोग बताइए, दफा 420 में भ्रष्टाचार और दफा 420 में सोनिया जी और राहुल के दोनों उस पे है, क्या नाम है, जमानत पे है। तो इन सब बातों के बावजूद अगर फिर ये संविधान की बात, तो संविधान की दुहाई, संसदीय परंपरा, कुछ नहीं ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया जिसकी तारीफ की जाए, पर कुछ नहीं ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया जो पहली बार हुआ है। मानस, चलिए, यही बात मैं कल भी कह रहा था कि ऐसा बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया जो नया हुआ है। एक परंपरा की शुरुआत पिछली सरकारों में हुई, उसका विस्तार किया भारतीय जनता पार्टी में। अशोक यादव जी, आपने सुना अनुपम मिश्रा जी को, उनका तो किसी सियासी दल से लेना देना है नहीं, पत्रकार है, कोई जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि आपके जवाब के साथ इस डिबेट को समाप्त करूंगा। और सब आंखों देखा बयान किया है।
देखिए ऐसा है मानस जी, अनुपम जी ने विश्लेषण किया, उसमें कुछ 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले नहीं हुआ। तो चंडीगढ़ वाला प्रकरण अगर कभी हुआ हो तो बताएं कि किस सरकार ने कब कैमरे के सामने प्रिजाइडिंग अफसर से बैलेट लुटवाया और 5 मिनट के अंदर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको विजयी घोषित कर मैं दिया। बता दे रहा हूं, मैं बता दे दूसरी रहा हूं, बात जी जी अभी बता दे रहा हूं। सीसीटीवी पहले नहीं था, वरना बैलेट पेपर और बैलेट बक्से कैसे लूटे गए, हजारों बार लूटे गए हैं। बैलेट बक्सों में शाही पड़ती मैंने अपनी आंखों से देखी है। बंदूकों के साए में बैलेट बॉक्स उठा के ले गए हैं। बैलेट पेपर में जब छापे लग के कितने फोटो सामने आए। कैसी बात कर रहे हैं आप अशोक? अनुपम जी जो काम आप बता रहे हैं ये बैलेट लूटने वाले करते थे, ये सरकार का नुमाइंदा नहीं करता था। सीसीटीवी पे पहले नहीं सरकार नहीं अनुपम जी देखिए ऐसा है, देखिए ये जो काम आप बता रहे हैं ये बदमाश लोग करते थे, राजनीतिक दल के लोग करते थे, लेकिन पहली बार सरकारी अधिकारी इस तरह काम किया है सरकार के मंशा के अनुरूप, ये पहली बार हुआ। मेरे कहने का मतलब ये था कि पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी बात अशोक जी बस एक क्षण और लूंगा मानस भाई। अशोक जी चूंकि बहुत ही मतलब संजीदा आदमी और बड़े अच्छे से बात करना चाह, मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें सपा को नहीं लपेट रहा हूं, मैं भाजपा को लपेट रहा हूं। मेरी नजरों में जो सबसे ज्यादा असंवैधानिक काम, अरे आप ये मैसी को आप कह रहे हैं बड़ा असंवैधानिक काम कर दिया, मैं बताता हूं सबसे बड़ा असंवैधानिक काम भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर, मेरे वरिष्ठ, मेरे मित्र, मैं उनसे बहुत प्रेम करता था, पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जब वो स्पीकर थे, और जब सपा ने बसपा को तोड़ा और एकदम कानून के खिलाफ जाके त्रिपाठी जी ने लगातार सपा की सरकार बनाए रखी और भाजपा के समर्थन से मुलायम सिंह 3 साल 3.5 साल शासन करते रहे। वो संविधान को तिलांजलि देना था, क्योंकि एक अंधा गूंगा बहरा भी बता सकता था कि बसपा जैसे टूटी है, गलत टूटी है, लेकिन स्पीकर साहब ने मदद करके सपा की सरकार 3 साल एक साथ ना करके टुकड़ों में ज्वाइनिंग हुई थी, टुकड़ों में टूट टूट के लोग आ रहे थे विधायक, और वो एक साथ ही था, वो पूरा ये बात केशरीनाथ जी ने बस पूरा इसको डिटेल किया था भाई। तो मेरा ये कहना है ये संविधान की हत्या थी, ये सामने नजर आ रहा था कि साहब ये सही नहीं है, लेकिन आपने किया। अशोक जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए मैं वही कह रहा था, इस तरह की जो भी चीजें हो रही, कुछ चीजें पहली बार भी हो रही। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी इलेक्शन कमीशन का जो 3 लोग हैं और एक अधिकारी अगर प्रधानमंत्री के ऊपर किसी मामले में क्लीन चिट देने में आनाकानी कर रहा है तो उसको हटा दिया जा रहा है, उसके बाद उसके घर पे ईडी सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर के आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट, किसी सरकार के जजमेंट के खिलाफ नहीं दिया था। तो इस फेयर एंड फायर इलेक्शन के खिलाफ जो है अगर किसी ने काम किया तो यही सरकार ने किया। ये सारी चीजें देखिए मानस जी यही दिखाती हैं। अशोक जी, जस्टिस एसआर खन्ना पहली बार ऐसे जज थे जिन्होंने कहा था कि इमरजेंसी गलत है, और इंदिरा गांधी ने जस्टिस एसआर खन्ना को सुपरसीड करके किसी और को सीजीआई बना दिया और जस्टिस खन्ना को इस्तीफा देना पड़ा। आप इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। वहां पे उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ जजमेंट दिया, उनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया और अंततः उनको रिजाइन करना पड़ा। चलिए सुशील जल्दी से बात खत्म करिए अपनी 1 मिनट में। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो पत्रकार बंधु अपनी बात कह रहे थे, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि गांधी परिवार और लोगों पर जो नैरेटिव बनाया जाता है इससे बाहर आना चाहिए। इस देश में नैरेटिव बनाया गया कि 2G घोटाला हुआ और संचार मंत्री ए राजा थे, वो अनुसूचित जाति के थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। पूरे देश में आपने बताया कि 2G घोटाला हुआ। भाजपा इस समय इस देश में नैरेटिव बनाने में और राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाला बता करके ये जो एक सिस्टम बनाया गया है कि इस देश के नेताओं पर, और भाजपा तो वैसे भी गांधी परिवार से डरती है। मैं कहता हूं कि अगर इस देश में काला धन था या काला धन है और काला धन की सूची है और उसमें कांग्रेस के नेताओं का है तो आप उजागर करिए, लेकिन आप 10 साल तक केवल एक कैसेट बजा रहे हैं जो 2014 के पहले कैसेट बजा रहे थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इसीलिए मौका दिया गया
कांग्रेस के अशोक आपने पांडे खिलाफ जी, काम अशोक किया, पांडे जी, अशोक जी, मैं इसका आपको मौका मिला ना। मैं सुशील अब जी, कांग्रेस 44 सीटों पर सुनिए अब सुनिए क्या मैं इलेक्शन स्पीच नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने नैरेटिव वाली बात कही, एक मिनट किया, आपने नैरेटिव वाली बात बताई। मैं बताता हूँ इस देश का सबसे बड़ा नैरेटिव क्या बना। इस देश का सबसे बड़ा नैरेटिव ये था कि नरेंद्र मोदी ने दंगे कराए। इस देश का सबसे बड़ा नैरेटिव ये था कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुसलमानों का कत्लेआम किया, और इस देश के सबसे बड़े नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसलिए नैरेटिव की बात मत कीजिए सुशील जी। मैं ये कह रहा हूं कि देश के लोग माफी मांगेंगे, एक राजा से माफी मांगेंगे। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को संचार मंत्री जब बनाया जाता है और आप पूरे देश में आप नहीं, इस समय इस देश में आप किसी भी नेता को भ्रष्टाचार में, आपने कहा कि राहुल गांधी जी सोनिया चर्चा को समाप्त करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।